Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the part 7 of UPG के जो हम कर रहे हैं घटना चक्र से, इस बुक से उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस घटना चक्र, जिसमें से हमने पार्ट 6 कर लिए हैं, 6 पार्ट्स कर लिए हैं ऑलरेडी एंड दिस इज द पार्ट 7 जिसमें हम आज करने वाले हैं यूपी बजट, यूपी एंड इंडिया कंपैरेटिव डेटा एंड यूपी अदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर ये जल्दी हो जाता है then we will cover more topics in this video, otherwise these three will gonna be covered in this video. तो स्टार्ट करते हैं. ओके उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का. The finance minister of UP Mr. सुरेश कुमार खन्ना. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है यूपी का? मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना presented the budget for the state of the financial year. तो इन्होंने 2026-27 का बजट जो है किसने प्रेजेंट किया? मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने. On 11 February 2026. The total size of the budget for the financial year is, total size क्या है बजट का? 9,12,696.35 crores, which is 12.9% higher than the budget estimate of 8 lakh crore for the financial year of okay, जो कि 12.9% हाइयर है इससे. ठीक है, हमें इतना याद रखना है टोटल साइज है क्या बजट का. The budget provides estimated allocations of 6,64,000 approx 6,64,000 crore approx for revenue expenditure and this for capital expenditure. ठीक है, for revenue expenditure and for capital expenditure. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, 6.5 और 2.5 ऐसा, तो ये 9 हो जाएगा. The budget also includes new schemes worth, तो बजट में न्यू स्कीम्स भी इंक्लूड हुई है जो कि है 43,000 करोड़ तक की. थीम बिल्डिंग अपॉन यूनियन बजट्स कर्तव्य फ्रेमवर्क. थीम बिल्डिंग अपॉन यूनियन बजट्स कर्तव्य फ्रेमवर्क. उत्तर प्रदेश आउटलाइंस 3 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर वुमेन लेड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट. तो इसमें जो 3 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी गई हैं जिसको कंसिडर किया गया वो कौन कौन सी हैं? To drive sustainable growth, generate employment and ensure women-led balanced development across the state. These are the 3 core responsibilities. The gross state domestic product of UP at current prices is projected to be 39.8 lakh crore, amounting to growth of 28% over the revised estimate of 2025-26. ठीक है, fiscal deficit for 2026-27 is targeted at, अच्छा अगले साल के लिए फिजिकल डेफिसिट टारगेट किया गया है 3% ऑफ जीएसडीपी, 1.18 लाख करोड़. फॉर स्टेट डेट टू जीएसडीपी रेशियो द टारगेट इज टू रिड्यूस इट फर्दर टू 23. मतलब टारगेट फिजिकल डेफिसिट का क्या रखा गया है? 3%. और डेट टू जीएसडीपी रेशियो टारगेट क्या है कि उसको 23.1% रिड्यूस किया जाए इन नेक्स्ट फिजिकल ईयर. ठीक है, इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डेटा रखेंगे तो याद नहीं होगा. Important policies क्या है? टेक्नोलॉजी. द स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मिशंस फॉर, किस किस चीज के लिए मिशंस लाएगा स्टेट गवर्नमेंट? न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, एआई के लिए. इट विल एस्टैब्लिश डेटा सेंटर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे. अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड. ओके, अब तो ये मतलब ऐसा ऑब्वियस हो गया है ना जब से एआई आ गया है. तो एमएसएमईज के लिए, to promote MSME, a new scheme called सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल जोन, जो हमने पढ़ रखी है पहले भी ना, ये स्कीम लाई जा रही है एमएसएमईज के लिए. विल बी लॉन्च्ड
रुपीज 575 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड द स्कीम। तो इसके लिए इतने रुपीज एलोकेट किए गए हैं। स्किलिंग के लिए कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स विल बी इनहांस्ड। जो पहले से स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। न्यू सेंटर बनाए जाएंगे इंक्लूडिंग सेपरेट सेंटर फॉर वुमेन। वुमेन के लिए अलग से भी सेंटर्स बनाए जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट, a new scheme will be launched to develop infrastructure facilities under Meerut, Mathura, Vrindavan and Kanpur development authorities. New scheme will be launched to develop infrastructure facilities. ठीक है। एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ किसान एग्री मॉल इन विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ is underway, cost of 76.41 crores. Ease of doing business in the next phase, industries will be encouraged under the principle of Jan Vishwas. Requirements such as licensing रजिस्ट्रेशन विल बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, मतलब बिजनेस को इजी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जैसे लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। आप इसमें से क्या क्या चीज याद रख सकते हैं? एक तो एमएसएमई के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जोन ये बनाया जा रही है, स्कीम लाई गई है। इसको इसलिए अंडरलाइन की, ये पढ़ तो चुके हैं हम ऊपर इसी में ही, लेकिन ये अभी आई है, ये याद रखनी है, मतलब इस बजट में इंट्रोड्यूस की गई है। और एग्रीकल्चर में कंस्ट्रक्शन ऑफ किसान एग्री मॉल, बस। चाहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं, जन विश्वास। इंडियाज फेवर्ड बिजनेस डेजिग्नेशन, इंडियाज फेवर्ड बिजनेस डेस्टिनेशन, फर्स्ट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ओके, सेकेंड रैंक एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस, बिजनेस की फील्ड में इंडिया के कुछ डेस्टिनेशंस, मतलब कुछ अचीवमेंट्स हैं, ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में और सेकंड रैंक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में एज ऑन फेब 10 2026 तक की बात की जाए तो। द मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा, खर्चा कहाँ कहाँ होगा सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो। ये रिवाइज्ड बजट है और ये बजटेड है, मतलब जो जिस ईयर का ये लाया गया है 2026-27 का। इफ यू सी, सबका बजट जो है बढ़ाया गया है, 35 हो गया, 37 से 42 हो गया, 9 हो गया, 26 से 11 से 19, तो ये सबको बढ़ाया गया। कितने परसेंटेज चेंज किया गया है वो यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, एक बार बस इसको देख लेते हैं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर में 1.24 बढ़ाया गया। किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया? इंडस्ट्री एंड मिनरल्स में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे रूरल डेवलपमेंट में, ऐसे लिख लेते हैं, और थर्ड नंबर पे एनर्जी सेक्टर में। हम परसेंटेज चेंज देख रहे हैं, इतना नंबर्स तो नहीं याद रखेंगे, तो परसेंटेज चेंज देख रहे हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आता है सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, और फिर आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, मतलब ये 4 है, एग्रीकल्चर अभी भी 5th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सो इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, एनर्जी, रूरल नहीं, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके, मेजर सोर्स ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, तो खर्चा कहाँ पे हो रहा है ये हो गया। अभी ये एक्सपेंडिचर की बात कर ली, अभी रेवेन्यू की बात कर ली। तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट हो रहा है? ये मैंने जो मार्क किए हैं ये किस पे मार्क किए हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है।
अगर हम परसेंटेज चेंज की ना बात करें, खाली नंबर्स देखें कि कहाँ सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इसमें आएगा नंबर 1 पे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आता है 39, 1953 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, एंड थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर इसमें। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट जीएसटी से, इतना ही है ना। सेकंड नंबर पे आ जाता है स्टेट एक्साइज से, एक्साइज ड्यूटी से, एंड ऑन थर्ड नंबर आई थिंक ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे ही रखे हैं ना, सेल्स टैक्स से, वैट से आता है, एंड देन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी से, फिर टैक्स ऑन व्हीकल्स, फिर टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, बजट समरी दी हुई है। तो इसमें खाली डेटा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, आपको जो भी देखना है इसमें से। मैं नहीं करूंगी इसको क्योंकि इतना डेटा नहीं याद रहेगा, इतने नंबर्स नहीं याद। हाँ, ये जरूर देखा जा सकता है, फंड इनफ्लो एंड फंड आउटफ्लो, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, सेल्स टैक्स रेवेन्यू से। दूसरे नंबर पे कहाँ से आ रहा है, सेंटर शेयर्स इन टैक्सेस से। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। एंड थर्ड नंबर पे 31, 13, 13 आई थिंक पब्लिक डेट, पब्लिक डेट से आ रहा है। ओके, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेल्स टैक्स रेवेन्यू, देन सेंटर शेयर इन टैक्सेस, फिर पब्लिक डेट से आ रहा है, और फिर सेंट्रल ग्रांट एंड एड से, और उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर पब्लिक अकाउंट डेट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस से आ रहा है। ठीक है, सबसे कम किससे आ रहा है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस से, और सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स रेवेन्यू से। फंड आउटफ्लो, फंड जा कहाँ रहा है, तो फंड सबसे ज्यादा जा रहा है कैपिटल आउटले में, सेकेंड नंबर पे अदर एक्सपेंडिचर, थर्ड नंबर पे सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और फोर्थ नंबर पे पेंशन में जा रहा है। ठीक, ये स्टेट का है, ये पूरी इंडिया का नहीं है, ये स्टेट का दिया हुआ है। इंडिया का आप देखेंगे तो उसका ये नंबर्स अलग है, मतलब अ, कि इनफ्लो कहाँ पे हो रहा है, वो उसका जो ऑर्डर है वो अलग आएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूपी बजट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी तो खाली ओवरव्यू देखा हमने, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला है फार्मर्स। चलो चेंज कर लेते हैं, नहीं, रेट ज्यादा सही है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड अ रिकॉर्ड, वेट वेट, ओके, the state government has made a record of sugarcane price payment of over 3 lakh crore. This payment is 90,000 crore more than the combined sugarcane price payment of 2 lakh crore in the previous 22 years. State government has made a record. State government ने record बनाया है sugarcane price payment का of approximately 3 लाख करोड़, एंड दिस पेमेंट, ये जो पेमेंट है वो 90,000 करोड़ ज्यादा है देन द कंबाइंड शुगर केन प्राइस पेमेंट ऑफ, ओके, जो
पिछले 22 सालों में पेमेंट की गई है उससे भी 90,000 करोड़ ज्यादा है। फॉर द क्रशिंग सीजन इतना आप याद रख सकते हैं कि रिकॉर्ड बनाया है इन द शुगरकेन प्राइस पेमेंट। State government has made a record of sugarcane price payment of over 3 lakh crore. For the crushing season 2025-26, sugarcane price rates have been increased by 30 rupees per quintal. जो रेट्स है शुगरकेन के प्राइस जो हैं वो 30 रुपए पर क्विंटल बढ़ाए गए हैं। Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana from 2017 to 2018 to 2024-25, approximately 62 lakh farmers received compensation payments totaling 5,000 crore. In 2025-26, under the Kharif season, compensation accounting 215 crore has been paid to 2.6 lakh insured farmers up to December. मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 62 लाख फार्मर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें से उन्हें कितना पेमेंट किया गया है 5,110 करोड़। और ये कब तक की बात है 2017 से लेके 25 तक की। फिर 25 से 26 में खरीफ सीजन में कंपनसेशन कितने का दिया गया है 2015 करोड़ का टू 2.6 लाख फार्मर्स। ठीक है। Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, in the financial year 2025-26 up to December, approximately 90,000 crore were transferred directly to the bank accounts of 3.12 lakh farmers through DBT. डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर लगभग 94 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। वुमेन पे आ जाते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर इन 58,000 ग्राम पंचायत 39,880 BC सखीज carried out financial transactions worth more than 39,000 crore and earned profit of approximately 107 crore. तो इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में बीसी सखी जो बनाई गई थी उन्होंने कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है 39,000 करोड़ का और उन्हें प्रॉफिट हुआ है 107 करोड़ के अप्रॉक्स। अंडर द मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 26.81 लाख गर्ल चाइल्ड हैव बेनिफिटेड अप टू जनवरी 2026। ठीक है। तो हम क्या क्या याद रख सकते हैं इसमें स्कीम्स जो आ रही है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फिर यहाँ पे आ गया बीसी सखी और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। यूथ की बात करें तो ओवर द लास्ट 5 years द उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन has trained and certified 9.25 lakh youth through various short term training programs. तो पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंडर 9.25 लाख यूथ को ट्रेन किया गया है, आउट ऑफ विच 4.22 लाख यूथ आर बीइंग प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से आधे, लगभग आधे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं एट अ वेरियस रेप्यूटेड कंपनीज। अंडर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो अभ्युदय योजना है, मोर देन 23,000 यूथ आर करेंटली रिसीविंग फ्री कोचिंग। अभ्युदय योजना किसके लिए है? फ्री कोचिंग के लिए है। एट 163 ऑपरेशनल अभ्युदय सेंटर्स 23,000 यूथ को फ्री में कोचिंग मिल रही है एट 163 operational centers. Under Swami Vivekanand Yuva Shaktikiran Yojana, total of 49,86,000 tablets, smartphones are being distributed under free of cost. तो इस स्कीम के अंदर इतने टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो अभी हम क्या क्या याद रखेंगे इसमें से? पहला तो कि ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है किसके लिए? स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स की है, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से कर लेते हैं टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है। फिर और कौन सी आई थी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये फ्री कोचिंग के लिए है। और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ये है यूथ के ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या 3 और स्कीम्स या मिशंस मिल गए, जिस योजना मिल गई जो किसके लिए वो हमें पता चल गया, और ये सब यूथ के लिए है। एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकती है,
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, क्योंकि यूथ को ही ट्रेनिंग दी जा रही है ना, तो यूथ में भी आ गया और एम्प्लॉयमेंट में भी आ गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही ना। Since 2017, recruitment has been carried out in the police department for total 2,19,000 posts, including this men and women. Additionally, this person got promoted. Okay. Under the Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan Yojana, youth are being provided with guarantee-free and interest-free loans to establish micro-enterprises. Under this scheme, the target is to establish 1 lakh new micro-enterprises every year. ठीक है, ये वाली स्कीम याद रखनी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, इसमें क्या किया जा रहा है, यूथ आर बीइंग प्रोवाइडेड विद गारंटी फ्री एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं टू एस्टैब्लिश माइक्रो एंटरप्राइजेस, गारंटी फ्री एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो गया। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अगर आ जाएं तो provision of 37,000 crore is being processed for medical health and family welfare in financial year 2025-26। ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम is implemented in all districts of the state under the Ayushman Bharat Mukhyamantri Jan Arogya Yojana। 49 lakh families have been benefited from this. A provision of 500 crore is being proposed for this purpose। Okay, तो एक ये आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, एक जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम है, तो किससे रिलेटेड है, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। A provision of approximately 2,867 crore is proposed for आयुष सर्विसेज, तो आयुष भी आ जाता है इसी में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज का देखें तो प्रोविजन ऑफ 3,822 करोड़ हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द सेक्टर फॉर द एमएसएमईज। ओके, एमएसएमई सेक्टर ऑफ यूपी रैंक्स हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री, ये बात याद रखने वाली है, तो हाईलाइट ही कर लेते हैं। To promote MSME industries in the state, a new scheme सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जोन, जो अभी हमने देखी, ये स्कीम लॉन्च की गई है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान भी एमएसएमई से ही रिलेटेड है, अभी आया था ना ये वाला, जिसमें गारंटी फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक न्यू स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन भी लॉन्च की गई है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर आई थिंक आ गया था ना, अभी फार्मर्स आया था। ओके, अ प्रोविजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,888 crore is proposed for agriculture sector which is 20% higher। मतलब पिछले साल से कंपेयर किया जाए, पिछले साल के बजट से, तो 20% हाइयर प्रोविजन लाया गया है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। The target for food grain production has been set at 753 lakh metric tons and for oilseed production the target, ठीक है, under the externally aided UP Agribiz project implemented through Aqua Bridge, a provision of 155 crore is proposed for establishment of world-class hatcheries and world-class training centers under aquaculture infrastructure development। इसमें से अगर याद रख सकते हैं तो ये वाला कर सकते हैं, externally aided UP Agribiz project implemented through Aqua Bridge, establishment of world-class hatcheries and world-class training center under aquaculture infrastructure development। बस cooperatives में आ जाते हैं। As a result of tireless efforts of government of India, the UN has declared the 2025 as International Year of Cooperatives। ये हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे भी कर ही लेते हैं इसको हाईलाइट। 2025 as the International Year of Cooperatives, UN ने डिक्लेयर किया है ये। उत्तर प्रदेश became the first state in India to launch this global initiative। तो उत्तर प्रदेश पहला
स्टेट बन गया इंडिया का जिसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अंडर द PACS कंप्यूटराइजेशन स्कीम 1539 MPACs वर सेलेक्टेड इन फर्स्ट फेज। ठीक है, प्रपोज फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है जिसके अंदर 525 करोड़ रुपीस का प्रोविजन लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं women and child development. A provision of approximately this crore is being processed for women and child development schemes, which is 11% higher. तो इस बार जो allocation हुआ है वो 11% ज्यादा हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। A provision of 3,500 crore is being proposed for destitute women pension scheme. Under this scheme, the number of beneficiaries was 17 lakh 32,000 in 2016-17, which has increased to 38 lakh 58,992 so far in 2025-26. ठीक है, is being proposed for destitute women pension scheme. वुमेन की बात चल रही, किसकी बात चल रही? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अभी ऊपर देख ली थी, वो भी आ गई थी। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला योजना, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम, जिसमें बीइंग प्रपोज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन, तो इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है? वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स बनाए जाते हैं। हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना भी। बाल आश्रय योजना समझ में आ रहा है, जैसे वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स वैसे ही बच्चों के लिए हॉस्टल्स। बाल आश्रय। टॉप 10 डिपार्टमेंट ग्रॉस बजट एलोकेशन, अगर देखा जाए एलोकेशन जो किया जाता है किस किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा, तो प्राइमरी एजुकेशन, देन एनर्जी, देन होम एंड PWD, पंचायती राज, हेवी एंड मीडियम इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई, मेडिकल एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, एनर्जी एंड होम। 3 4 या 5, 3 याद रहे ज्यादा सही है, मतलब अच्छी बात है ज्यादा याद रहे, लेकिन 3 जरूर याद कर ले। की स्कीम्स ऑफ यूपी, ये जो स्कीम्स हैं ये स्पेशली यूपी की हैं। जल जीवन मिशन, अन्नपूर्ति योजना, नहीं 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 नहीं, स्पेशली इट्स नॉट फॉर यूपी की स्कीम्स हैं यूपी की। अच्छा, बजट एलोकेशन दिखाया गया है। ओके, जल जीवन मिशन, अन्नपूर्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपेंशन स्कीम, विकसित भारत जी राम जी जो कि पहले थी क्या था नाम, नरेगा, MG नरेगा, जिसका नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी स्कीम VB जी राम जी स्कीम कर दिया गया है। अमृत 2.0, सीएम न्यू सिटी इंसेंटिव स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन प्लस रूरल, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कहीं पे भी कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम आ रही है? सड़क, सिंचाई, ये आई है। इंडस्ट्रियल, स्वच्छ भारत, सिटी, अमृत, विकसित, ये तो एम्प्लॉयमेंट हो गई। इंडस्ट्रियल, आवास योजना, अन्नपूर्ति, जल जीवन नहीं है। पिंक बजट, शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप। पिंक बजट, पिंक कलर कर दो। अनाउंस्ड इन, अच्छा ये बजट, ये जो पिंक बजट है ये 2026-27 के बजट में अनाउंस किया गया है टू एम्पावर रूरल वुमेन। She marts are community owned retail hubs where women entrepreneurs can sell their products directly, moving beyond loan dependent livelihoods
टू बिकम बिजनेस ओनर्स। ठीक है, शी मार्ट जो है वो कम्युनिटी ओन रिटेल हब है जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकती हैं, मूविंग बियॉन्ड लोन डिपेंडेंट लाइवलीहुड्स। मतलब जैसे लोन लेके अगर खर्चा पानी चल रहा है उससे आगे बढ़कर देखा जाए तो वो खुद अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकती हैं टू बिकम बिजनेस ओनर्स, ताकि वो बिजनेस ओनर खुद बन सके। द प्रोग्राम बिल्ड on success of Lakpati Didi initiative and supports women at 3 levels market, capital and networks। तो ये प्रोग्राम जो है ये किसकी सक्सेस के बाद आया है? लखपति दीदी इनिशिएटिव की सक्सेस के बाद आया है। एंड सपोर्ट विमेन एट 3 लेवल, जो कि विमेन को 3 लेवल्स पे सपोर्ट करता है, पहला मार्केट, फिर कैपिटल एंड देन नेटवर्क्स। आई थिंक इसको हाईलाइट किया जा सकता है। पहला तो शी मार्ट्स आर कम्युनिटी ओन रिटेल हब्स, आई थिंक ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। It aims to make women self-reliant and boost rural economy by linking women's group to both agriculture and non-agriculture markets। अगर women को business owner बनाया जा रहा है तो क्या उसका aim हो सकता है to boost women's group, मतलब women को self reliant बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मिशन शक्ति Women Safety and Empowerment, Mission Shakti is UP's flagship initiative। Okay, यूपी का flagship initiative है मिशन शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या? ये इसी के अंदर, ओके, शी मार्ट के अंदर ही है, वो पिंक बजट के अंदर। मिशन शक्ति जो है वो यूपी की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, फोकसेस ऑन वुमेन सेफ्टी डिग्निटी। मिशन शक्ति focuses on women's safety, dignity and self-reliance, legal awareness and economic participation. The latest mission शक्ति 5.0 was launched in 2025। जो 5.0 मिशन शक्ति है वो 2025 में लॉन्च किया गया था विद एक्सपेंडेड रीच टू वुमेन अक्रॉस द स्टेट, एनहांसिंग सेफ्टी मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट, ताकि उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा सके, ज्यादा से ज्यादा स्टेट में वुमेन तक पहुंचा जाए, और एनहांसिंग सेफ्टी मैकेनिज्म्स, मतलब सेफ्टी मैकेनिज्म्स को बढ़ाया जाए और कम्युनिटी का सपोर्ट भी। की फीचर्स क्या हैं ऑफ ग्रीन बजट टैगिंग? Schemes under adaptation, mitigation, resilience align to UPSA PCC 2.0 funding gaps, tax schemes as principal significant। ये किसकी बात करने लगे बीच में? ग्रीन बजट टैगिंग, ओके, मैं इसको ये की फीचर्स को छोड़ रही हूँ, आगे देखते हैं। स्टार्ट इन यूपी, फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गो यूपी INR 1000 crore fund of funds to support high potential startups, about 1888 plus start in UP recognized startups। UP ranks 4th overall in नीति आयोग export preparedness। ओके, ये वाला तो है, मतलब नोएडा इज इन टॉप 10 सिटीज। जो नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है उसमें यूपी जो है वो 4th नंबर पे है ओवरऑल 2024 के इंडेक्स की बात की जाए तो, और नोएडा जो है वो टॉप 10 सिटीज में टॉप पे है। स्टार्टअप्स आर करेंटली एक्टिव, 18,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स करेंटली एक्टिव हैं, आउट ऑफ विच नियरली 8,000 8,000 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हैं, और यूपी इज होम टू 8 यूनिकॉर्न्स। यूपी is home to 8 unicorns and has a set of target of creating 20 unicorns by 2030। मतलब 8 यूनिकॉर्न्स अभी हैं यूपी में, और टारगेट है कि 20 यूनिकॉर्न्स हो जाएं 2030 तक। Recorded highest ever land allocation by UPSIDA in 2024-25 with 789 allocations attracting 60,000 crore plus investment and creating 52,000 plus jobs। ठीक है, highest ever land allocations। अचीवर स्टेट रहा है यूपी in ease of doing business with 33 sectoral policies, निवेश सारथी पोर्टल एंड 15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ग्राउंडेड इन लास्ट 8 years। तो अचीवर स्टेट रहा है किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एंड जीसीसी पॉलिसी की बात की जाए तो इंसेंटिव्स, कैपिटल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट। ठीक है,
स्कीम मेट्रिक टिल डेट, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है क्या, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो ये टेबल में क्या है, तो आई एम स्किपिंग दिस। अब बताते हैं उत्तर प्रदेश एंड इंडिया कंपैरेटिव डेटा। कहाँ तक करने का हो था कि ये वाला टॉपिक भी करना था क्या? कंपैरेटिव, ओके, वी हैव डन यूपी बजट। वेट, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था यूपी बजट, अभी हमने कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं यूपी एंड इंडिया कंपैरेटिव डेटा। जीडीपी इज गिवन हेयर, सारे जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनकी जीडीपी यहाँ पे दी हुई है। पर कैपिटा इनकम भी दी हुई है यहाँ पे इंडिया और यूपी के कंपेयर करके। मुझे नंबर्स देख के ही नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, ये देखा जा सकता है। आई थिंक ये हम पहले भी देखा हुआ है ना कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कितना ये होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए ऑफ इंडिया एंड यूपी, जो ये लिखे हैं ना प्राइमरी सेक्टर के, मैंने एक और इंक्लूड कर दिया ये, और सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ये चीज़ ये हम आई थिंक पहले कर चुके हैं, तो हम दोबारा दोबारा से नहीं करेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे अभी, अभी नहीं, अगले वीडियो में। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रीवियस ईयर जीडीपी, मतलब पिछले साल से अभी कितना इंक्रीज हुआ है इन जीडीपी। ठीक है, आई एम स्किपिंग दिस, आपको करना है आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अदर मेजर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, recommendations of the 16th finance commission with a special reference to UP। ओके, जो 16th फाइनेंस कमीशन आया उसका कुछ रिकमेंडेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ओके, तो हमें यहाँ तक करना है अभी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, पढ़ते हैं, कुछ होगा तो हाईलाइट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। In pursuance of clause 1 of article 280 of the constitution, read with the provisions of the finance commission, Miscellaneous Provision Act 1951, the Government of India, with the approval of President, constituted 16th Finance Commission on 31 December 2023 under the chairmanship of Arvind Ponagadia। I think ये spelling गलत लिखी है, अरविंद पगड़िया, आई थिंक गलत लिखी है। तो जो 16 फाइनेंस कमीशन है, अभी यूपी की बात नहीं हो रही, अभी इंडिया की बात हो रही है, जो इंडिया का 16 फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब बनाया गया 31 दिसंबर 2023 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पगड़िया। बस इतना ही याद रखना है, जो कि आई थिंक याद होगा आपको। और ये जो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है वो है 280। The 16th Finance Commission made recommendation on the following subjects। So 16th Finance Commission ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे रिकमेंडेशंस दी है? The distribution of net proceeds of taxes between center and state and the allocation among the states of the respective shares such proceeds, मतलब किस तरीके से नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो है वो मतलब कैसे सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड है the principles governing grant and aids of the revenue of the state out of the consolidated fund of India and the sums to be paid to the states as grant and aid of their revenues under article 275 for the purpose other than those specified in the provision to clause। ठीक है, ग्रांट एंड एड्स की बात हो रही है, तो ग्रांट एंड एड्स के बारे में किसमें दिया हुआ है? इन आर्टिकल 275।
आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल 275। ठीक है। The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of पंचायत, मतलब जो consolidated fund of state में से पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को कितना जाएगा, on the basis of recommendation made by, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंडेशन दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के आगे यहाँ पे recommendation will apply for 5-year period between 2026-27 and 2030-31. The 16th Finance Commission has recommended the shares of state in the divisible pool of central taxes at 41%, unchanged from 15th Finance Commission. The 15th Finance Commission ने percentage दिया था in the share of taxes. Share of states in the taxes is 41%, जो कि अभी भी सेम है और ये अप्लाई होगा अगले 5 साल के लिए। यूपी विल हैव 17.62% शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स। इस पीरियड के लिए यूपी को कितना मिलेगा? 17.62%। ये कर सकते हैं। UP will have a 17.62 share in the divisible pool of central taxes for 2026 to 31 period. 16th Finance Commission has recommended grants worth 9.47 lakh crore over 5-year period. The comprise grant for urban and rural local bodies and disaster management. तो ये इतना अमाउंट जो दिया गया है ग्रांट, वो किसके लिए दिया गया है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एंड अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज के लिए। क्राइटेरिया एंड वेटेज फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हाँ, जो ये चीज याद करने वाली है, ये याद कर लीजिएगा। 15 फाइनेंस कमीशन ने जो वेटेज दिया है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का, क्या परसेंटेज के हिसाब से रहेगा, और जो 16 फाइनेंस कमीशन ने दिया है वो, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो भी आपको याद कर लेना है। लाइक पहले क्या था, ये 15 फाइनेंस कमीशन का है और ये 16 फाइनेंस कमीशन का है। पॉपुलेशन को दिए थे 15%, एरिया 15%, इनकम डिस्टेंस 45%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 2.5। आपकी जो किया गया है इनकम डिस्टेंस का वापस से तो किस चीज को इन्होंने हटा दिया है? आई थिंक टैक्स। हाँ, डेमोग्राफिक किस पहले, ओके। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कर दिया है और किसका किसका सेम रखा है ऐसा भी याद कर लीजिएगा। पिछली बार क्या था, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन एंड एरिया सेम था, बाकी सबके परसेंटेजेस अलग थे। अब की क्या है, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस इज 42.5 विच इज इक्वल्स टू इनकम डिस्टेंस। एरिया 15 से 10 कर दिया गया है, इसको कम किया गया है। पॉपुलेशन 17.5 कर दिया गया है, इसको बढ़ाया गया है। एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10 था, सेम है ये। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 था, इसको 10 कर दिया गया, कम किया गया है। और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इसमें नहीं था, अब ये इंट्रोड्यूस किया गया। लाइक यहाँ पे टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट था विच इज 2.5, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कर दिया गया 16 फाइनेंस कमीशन ने 10%। तो ये आपको परसेंटेज याद रख लेने हैं किसका किसका सेम है। ओके, सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, मतलब इनकम डिस्टेंस पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस 42.5 एंड देन आता है पॉपुलेशन 17.5, उसके बाद एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%। It has discontinued the following grants recommended by 15 commission। अब 16 फाइनेंस कमीशन आ रहा है, अगर उसके रिकमेंडेशंस को मानेंगे तो 15 फाइनेंस कमीशन के डिसकंटिन्यू होंगे। तो क्या क्या डिसकंटिन्यू हो रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, स्पेसिफिक सेक्टर ग्रांट्स एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ग्रांट रिकमेंडेड फॉर यूपी,
जो यूपी को ग्रांट्स रिकमेंड की गई हैं फॉर दिस पीरियड इंक्लूड्स 33,543 crore for urban local bodies, 83,261 crore for rural local bodies, and approximately 15,000 crore for disaster management. ठीक है. In addition, Lucknow and Kanpur will be eligible for a special infrastructure grant for development of wastewater management system. तो लखनऊ और कानपुर एलिजिबल हैं एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के लिए, जो कि किस लिए दिया जाएगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. States will also receive a one-time grant for merger of peri-urban villages into adjoining larger urban local body with population of 1 lakh or above. States को एक टाइम का ग्रांट और भी दिया जाएगा. इसके लिए दिया जाएगा जो पेरी अर्बन विलेजेस हैं उसको जो पास के ही जुड़ते हुए लार्जर अर्बन लोकल बॉडी में अगर इंक्लूड किया जा रहा है, पर उस पेरी अर्बन विलेज की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए तब उसके लिए. Under the recommendation of 16th Finance Commission, the highest share in the devolved transfer to state has been given to UP, while Bihar is second in this regard. Highest share in the devolved transfer to state has been given. अच्छा, सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर है जो अभी मैं देखा ना 41% में से 17%, 17 पॉइंट अप्रॉक्स परसेंट जो है वो यूपी को मिलेगा. उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे जो यूपी है, हाईएस्ट शेयर किसका है, यूपी का, और बिहार जो है वो सेकंड नंबर पे है. शेयर ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट शेयर, अब देख लेते हैं टॉप 3 स्टेट्स के शेयर, फिर यूपी, बिहार एंड देन एमपी. ये तीनों फाइनेंस कमीशन के दे रखे हैं. 16 वाले देखें तो यूपी को मिला है 17.62 and Bihar is 9.95 which is approximately 10% and Madhya Pradesh is on 7.35. ठीक है. The state with the minimum central share in central taxes as per 16 Finance Commission are सिक्किम and गोवा. सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत कम है. गोवा अगर लैंड एरिया की बात करें, एरिया वाइज गोवा सबसे छोटा है, तो मिनिमम शेयर सबसे गोवा को और सिक्किम को मिले हैं सबसे मिनिमम शेयर. शेयर ऑफ द 3 स्टेट्स विद मिनिमम शेयर, ये मैक्सिमम हो गया. ये है मैक्सिमम वाले और ये हैं मिनिमम वाले. गोवा, सिक्किम, नागालैंड. सबसे कम सिक्किम, देन उससे थोड़ा सा ज्यादा गोवा और फिर नागालैंड. नीचे से बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड. नेक्स्ट टॉपिक है 6 इकोनॉमिक सेंसस 2012-13 का उत्तर प्रदेश का 6 इकोनॉमिक सेंसस. देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या लिखा हुआ है. इन 1977 अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम, statistics and program implementation, government of India economic census was conducted for the first time at the all India level with the cooperation of state governments. Thereafter economic census exercises were completed in 1981, 1991, 1998 and 2005. 1977 में फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेवल पे सेंसस करवाया गया, इकोनॉमिक सेंसस. ये उसकी बात नहीं हो रही है, इकोनॉमिक सेंसस की बात हो रही है. जिसके बाद में 1981 में, 1991 में, 1998 में और 2005 में भी ये करवाया गया. In the same series under the 6th economic census 2012-13, the enumeration of all agriculture and non-agriculture enterprises excluding activities of crop production, plantation, public administration, defense and compulsory social security services was completed in the state during the prescribed period from June 2013 to August 2013. As per census 2011, the economic census was completed across the state's 18 division and the then 71 districts. मतलब जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ वो पूरे 18 डिविजन्स में और उस समय के जो 71 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें कराया गया था. ये 2012-13 का जो सेंसस है, इकोनॉमिक सेंसस. Taking the enumeration blocks created on a geographical basis in 2011,
census as primary unit, the enumeration work was conducted in. अच्छा, taking the enumeration blocks created on a geographical basis, जो भी मतलब on the basis of census 2011 as primary unit the enumeration work was conducted. मतलब जो 2011 के census के according जो भी blocks मतलब बने थे उस उनके according ही ये census जो है वो हुआ है. In the sixth economic census 2012-13 for the first time handicraft and handloom enterprises were included in the enumeration work. तो सबसे पहली बार इन्हें भी इंक्लूड किया गया है सेंसस में. As per sixth economic census, a total of 66.84 lakh enterprises were found in the state, out of which 41.59 lakh enterprises were located in rural areas and ठीक है अर्बन एरिया में कितने इंटरप्राइजेज हैं 62.22 एंड अर्बन में 37.78 हैं और रूरल में 62.22% है. ये अच्छी चीज है. Among all the states of India, Uttar Pradesh has the highest share of enterprises. Uttar Pradesh had the highest share of enterprises. Out of 66 lakh enterprises in the state, 52.39 lakh were operating in non-agricultural activities, whereas remaining in agriculture. The number of enterprises in the state increased from 39.93 lakh in fifth economic census to अच्छा इंटरप्राइजेस जो थे उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है लाइक 39.39 लाख फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस के में काउंटिंग हुई थी एंड 69.84 lakh in sixth economic census with an increase of 26.91 lakh, a growth of 67.38% during this period. This growth was 90% in the rural areas. ठीक है. Between the fifth economic census and sixth economic census, non-agricultural enterprises increase. ठीक है हो गया enterprises का हो गया. Livestock was major economic activity in agriculture sector. In non-agriculture sector, retail trade was the major activity followed by manufacturing sector. ठीक है. Of the proprietorship enterprises, 7.92 were owned by women. ठीक है. The total number of handicraft handloom enterprises was 3.09 lakh, 2.2%. These enterprises provided employment to 7.69 lakh persons. In the total 66.84 lakh enterprises in the state, about numbers. Comparatively, among all states, UTs of the country, UP is the second highest provider of employment after Maharashtra. In terms of persons employed in rural enterprises, UP accounted for the highest share. Persons employed in rural ठीक है रूरल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शेयर यूपी का है फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल. In the state, 5.87 workers were employed in government public sector undertakings and 84% workers were employed in private. Percentage देख पाए. While the remaining जो बचे हुए हैं workers are working in the private companies, self-help groups and cooperatives. ठीक है. It is noteworthy that under the state's industrial policy of 1998, Udyog Bandhu was established at the state level with a single table system under the one roof for encouraging investors and entrepreneurs and for redressal of their problems effective from 1 January 1999.
स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी उद्योग बंधु वॉज एस्टैब्लिश, ठीक है, ये वाला हाईलाइट कर सकते हैं। रिटेल ट्रेड वॉज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, नहीं पढ़ना है। Uttar Pradesh is an agriculture dominated state where 77.73 of the population reside in rural areas. Out of the total share, out of the state's total rural households, 74.8 are farmer households. अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है जिसमें से 77 के लगभग परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। और स्टेट के रूरल हाउस होल्ड की बात की जाए उसमें से भी 74% जो है वो फार्मर्स के हाउस होल्ड है। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे इस टेबल को। एंड दिस इज अबाउट 20% ऑफ द कंट्रीज टोटल फार्मर्स हाउस होल्ड। जो यूपी में फार्मर्स की रूरल हाउस होल्ड की बात की जा रही है वो है लगभग 20% ऑफ द इंडिया टोटल फार्मर्स हाउस होल्ड। आउट ऑफ द टोटल फार्मर हाउस होल्ड इन द स्टेट 65 हैव एग्रीकल्चर एज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जितने भी फार्मर हाउस होल्ड है उसमें से 65% लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। और 3% का एनिमल हस्बेंड्री, और 68.3 ऑफ द स्टेट फार्मर हाउस होल्ड द मेन। अच्छा, अगर टोटल बात की जाए 68% जो फार्मर हाउस होल्ड का 68% है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है। अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज दिस, रूरल में इतने हैं और स्टेट में एंटरप्राइज, ठीक है। आउट ऑफ द, ठीक है, अगेन मैं जो पढ़ा रही हूँ या मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ जरूरी नहीं है आप भी वही करें, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जो आपको यहाँ से लग रहा है इंपॉर्टेंट है मैंने छोड़ दिया है, आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैं उतना ही हाईलाइट करती हूँ कर रही हूँ जितना कि याद रखा जा सकता है। मतलब नंबर्स इसमें बहुत दे रखे हैं, पढ़ने को आप सब कुछ पढ़ सकते हो लेकिन याद कितना रहेगा। सारा कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे ताकि हम कम से कम ऑप्शन से एलिमिनेट ही कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं होगा ये नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन में से अगर हम 2 ऑप्शन पे भी आ रहे हैं तो मतलब अच्छी बात है कि अगर हमें आंसर ही पता हो उसका। लेकिन सारा कुछ लर्न करने से अच्छा है कि हम इतना लर्न करें जिससे हमारे क्वेश्चंस मोस्टली सही हो सकें। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स बनाएं, जो मैं कर रही हूँ उसी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे कि मैंने हाईलाइट नहीं किया है उस चीज को या उस पॉइंट को मार्क नहीं किया है तो आपने भी नहीं करना। आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप अपने नोट्स में बिल्कुल ऐड कीजिए। तो ये बॉक्स देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है इन्वेस्ट यूपी के बारे में। On 9 June 2020, UP Cabinet approved the proposal of to constitute the Uttar Pradesh Investment Promotion and Facilitation Agency under the name Invest UP. Invest UP has been established by upgrading, strengthening the Udyog Bandhu and by creating a comprehensive framework along with the arrangement for professional manpower with this new institution. अभी यहाँ पे उद्योग बंधु हमने हाईलाइट किया ना, ये तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो ये उद्योग बंधु रहा है ना पहले, उसी को अपग्रेड करके स्ट्रेंथन करके ये यूपी इन्वेस्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया है। और ये कब किया गया है? ऑन 9 जून 2020। एजेंसीज स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ गवर्निंग बोर्ड एंड एन एग्जीक्यूटिव कमिटी। चीफ मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। ये कौन कौन है एजेंसी के स्ट्रक्चर में, कौन कौन है मतलब अगर देखें तो गवर्निंग बोर्ड है, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है गवर्निंग बोर्ड का, and the executive at the executive level for issuing directions, ensuring interdepartmental coordination and monitoring. An executive committee has been constituted under the chairpersonship of infrastructure and industrial development commissioner. At the executive level for issuing directions, ensuring interdepartmental coordination and monitoring, an executive committee has been constituted under the chairmanship of the infrastructure and, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई गई है
ये दोनों पॉइंट सेम लिखे हुए हैं। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, जो ये यहाँ लिखा था ना एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो ये किसके लिए बनाई गई है? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्ट यूपी इज टू एस्टैब्लिश उत्तर प्रदेश एज द मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टेट्स प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव इंटरप्राइजेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए ये बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, and to resolve problem faced by states present and prospective enterprises, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टेट के, उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो क्या क्या याद रखना है इसमें से? इन्वेस्ट यूपी जून 9 जून 2020, और इसको स्टैब्लिश किया गया है इन स्ट्रेंथनिंग द अर्लियर उद्योग बंद। बस ये भी याद रख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन है गवर्निंग बोर्ड के। ओके, कितना रह गया है? 1 2। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंटरप्राइजेस पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरीज जनरली हैंडीक्राफ्ट मीन्स प्रोडक्ट मेड बाय स्किल्ड वर्कर्स बाय हैंड। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब ही यही होता है, अगर डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग देखें, जो प्रोडक्ट किसी ने हाथ से बनाया। हैंडीक्राफ्ट इज अ प्रोडक्ट मोस्टली मेड बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स। सम हैंडमेड आइटम्स आर, जैसा कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रथा के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं, तो नॉट इंक्लूडेड इन द हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ हैंडमेड आइटम्स जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स में नहीं आते हैं। जनरली हैंडमेड आइटम्स मेड विदाउट स्किल आर्टिस्ट्री फॉल इन दिस कैटेगरी। टू मेन टाइप्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट्स में नहीं आते? हाथ से बनाए जरूर जाते हैं पर हैंडीक्राफ्ट में नहीं आते हैं। ऑल फूड आइटम्स, अब पापड़ बना लिया तो ये हैंडीक्राफ्ट तो नहीं हो जाएगा। और मेकिंग ब्रिक्स, बीडीज, एसेंस स्टिक, मैचेस, फायरवर्क्स एंड मटेरियल्स। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स में बेसिकली आर्टिफैक्ट्स ज्यादा आते हैं, जो चीजें, हाँ आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं उन्हें। तो ये सब चीज ज्यादा, अब ब्रिक्स हाथ से ही बनाया जा रहा है, बीड़ी हाथ से बनाई जा रही है, लेकिन उसे आर्टिफैक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या नहीं आता है। जैसे चाहे तो हम ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं। The total number of handicraft handloom enterprises in the state was 309,997, out of which 49.87% were allocated in rural areas. मतलब लगभग 50% रूरल में है, लगभग, और अर्बन में है 50%। In 2011-12, the percentage of such household in the rural areas were head of the family was a woman, whereas in urban areas this percentage was 6.5. As per census 2011, the state's female literacy rate was, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी कितना रेट कितना है? 57.2, एंड द वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 16। मतलब परसेंटेज का गैप देख रहे हैं कितना है? 57% फीमेल लिटरेसी रेट है, लेकिन उसमें से वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में सिर्फ 16%। During sixth economic census 2012-13, out of a total of 66.84 lakh enterprises of the state, 4.82 lakh enterprises were run by rural entrepreneurs, which is about 7.21 of the total number of enterprises. Enterprises, sorry. As per women-owned enterprises, top 5 economic activities were, जो वुमेन ओन इंटरप्राइजेस उसमें से 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो टॉप पे हैं, टॉप पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रिटेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फिर अदर एक्टिविटीज, और उसके बाद आता है एजुकेशन। Based on percentage share
In the total number of enterprises run under women entrepreneurs ownership, the top 5 districts were. कौन कौन से districts आएंगे? Total number of enterprises जो women चलाती हैं enterprises top districts में हैं बरेली, फिर उसके बाद आता है प्रयागराज, फिर बुलंदशहर, फिर मेरठ और फिर आता है लखनऊ 5वें नंबर। During 2005 to 2013, the combined compound annual growth rate CAGR of enterprises in the state was 6.65. In this period, the growth rate of enterprises ठीक है। Comparison between fifth and sixth economic census. तो अभी तक हमने sixth economic census के बारे में देख लिया, क्या क्या चीजें आई, क्या क्या नंबर्स थे, और अब कंपैरिजन की बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस का। The overall growth rate in the number of enterprises was recorded. मतलब 2005 से लेके 2013 के बीच में, जो पिछला वाला आया तो 2005 में आया था फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस, जो छठा वाला आया 2013 में 12-13। तो कितना ग्रोथ रेट देखा गया? 67.38% का। इंटरप्राइजेस की बात की जाए खाली तो टॉप डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से रहे? बुलंदशहर, इटावा, अमरोहा, बरेली और कासगंज। 5 districts with the minimum percentage growth. बागपत, उन्नाव, गोंडा, हमीरपुर और सीतापुर। मतलब ये उल्टा दिया हुआ है, लाइक सबसे कम बागपत का, उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब रहा उन्नाव का, फिर गोंडा, फिर हमीरपुर और सीतापुर। 5 districts in terms of growth in employment. एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में देखें, मतलब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी किसकी हुई? बुलंदशहर, अमरोहा, हाथरस, आगरा और बरेली। मतलब बुलंदशहर देख रहे हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ की बात की जाए तो भी बुलंदशहर आगे, एम्प्लॉयमेंट में भी बुलंदशहर आगे है। अमरोहा भी है, बरेली भी है, उसमें इटावा और कासगंज है, इसमें हाथरस और बुलंदशहर, आगरा, सॉरी आगरा नहीं है उसमें। 5 district with the least growth in employment, सबसे कम ग्रोथ जहां जहां हुई है, लीस्ट ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, बागपत, चित्रकूट, जौनपुर, उन्नाव एंड ललितपुर। In the sixth economic census, CAGR of the enterprises in rural areas was recorded as 24.85 with a higher, which is higher than the enterprise growth. रूरल एरिया में इंटरप्राइजेस की ग्रोथ ज्यादा हुई है, अर्बन एरिया में कम हुई है। द कंबाइंड ग्रोथ कितनी है? 24.09। टोटल ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, अरे average number of enterprises per thousand population in the state is 32.20. With the average enterprise number of 71.5, district बुलंदशहर रैंक फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की रैंक फर्स्ट है। फिर सेकंड और थर्ड पे कौन है? ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, और थर्ड पे मेरठ। with an average enterprise number of 13.79, district Gonda ranks the lowest in the state. Top 5 districts with the maximum enterprises as compared to 5th economic census. अच्छा, 5th इकोनॉमिक सेंसस के टॉप दिए हुए हैं बरेली, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद एंड लखनऊ। और अभी क्या था? सबसे टॉप पे बुलंदशहर, मेरठ एंड बुलंदशहर, अमरोहा एंड मेरठ। ठीक है। There are 26 districts in the state where the average number of enterprises per thousand population is higher than the state's average number of enterprises. ठीक है। 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसका एवरेज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस पर थाउजेंड पॉपुलेशन ज्यादा है स्टेट के एवरेज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस से। 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। द नंबर ऑफ enterprises per square kilometer area in the state was recorded as 27.74. The highest concentration of enterprises is in Ghaziabad. अगर इसको ही कर लेते हैं,
highest concentration of enterprises is in Ghaziabad. In terms of enterprise concentration, districts Meerut and Varanasi stand second and third. इसी के आगे बात करें मेरठ एंड वाराणसी. द लोएस्ट नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस किसका रहा है? सोनभद्र का. सोनभद्र हमने किसमें देखा था? सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो सोनभद्र का है. There are 31 districts in the state where the number of enterprises are higher than the state level. 31 districts हैं जिनका number of enterprises per square kilometer state से highest है. 6 economic census conduct जो किया गया 2013 में a total of this enterprises were found operating. हो गया बस. Among the 10 districts with the highest number of enterprises except Lucknow and Ghaziabad, the remaining 8 districts also hold high position with reference to rural enterprises. In rural enterprises ranking, Bulandshahr is at top with 4.93%, followed by Badaयूं, Aligarh, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, प्रयागराज. देखेंगे तो बुलंदशहर ही टॉप पे है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन इंटरप्राइजेस, ये रूरल की बात हो रही थी. अर्बन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ टॉप पे है. देयर आफ्टर रिस्पेक्टिवली गाजियाबाद, बरेली, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद एंड देन सहारनपुर. द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेंसस हाउसेज स्ट्रक्चर वाज रिकॉर्डेड इन द वेस्टर्न रीजन एंड द लोएस्ट. सबसे ज्यादा हाउसेज स्ट्रक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है वेस्टर्न रीजन में और सबसे कम बुंदेलखंड रीजन में. ऑन रिव्यूइंग द नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस डिवीजन वाइज, इट इज कंक्लूडेड दैट इन द वेस्टर्न रीजन द नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस इज दिस. अब यहाँ पे नंबर बता दिया गया है कि अगर डिवीजन वाइज देखा जाए तो वेस्टर्न रीजन में इंटरप्राइजेस का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है. लीस्ट इंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस में तो वो है चित्रकूट, श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा एंड ललितपुर. इन द ईस्टर्न रीजन द नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस वाज फाउंड. ठीक है, मैं इसमें एक बार देख लेती हूँ फिर हम पढ़ेंगे इसको. On the basis of number of enterprises, the Bundelkhand division is the most backward as compared to the divisions of the state. बुंदेलखंड टॉप पे तो आ रहा है सब में, पर बुंदेलखंड सबसे बैकवर्ड है. In the division where the number of enterprises is higher, the percentage of employment is also higher. In the division where the number of enterprises is higher, जहाँ पे number of enterprises higher होगा, employment भी ज़्यादा होगी. That is a kind of positive correlation is visible between the number of enterprises and employment. अगर ऐसा हो रहा है मतलब enterprises ज़्यादा है वहाँ पे employment भी ज़्यादा है, तो ये positive correlation है enterprises और employment के बीच में. सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं इंटरप्राइजेस को लेकर के, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ यूपी ड्यूरिंग 5-year प्लान्स. अच्छा, जो 5-year प्लान्स आए ना प्लानिंग कमीशन के, उसमें सेक्टर वाइज ग्रोथ दी हुई है पूरी सिर्फ यूपी की. आई डोंट थिंक इट इज रेलिवेंट, मतलब इसको पढ़ना कोई बहुत जरूरी है. मतलब आपको इसमें इंडिया की जो ग्रोथ रही है, इसमें जो भी ग्रोथ हमने अचीव किया, टारगेट को नहीं किया, कम परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सब आपको स्पेशली ग्रोथ रेट से याद रखनी चाहिए. इसको आई थिंक जरूरी नहीं है ये. ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आ गए हैं. मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम यूपी की ज्योग्राफी पे पहुंच जाएंगे एंड आई थिंक वहाँ से ही थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसको पढ़ना.
तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, यूपी बजट कंप्लीट किया इस वीडियो में, और यूपी एंड इंडिया कंपैरेटिव डेटा, यूपी अदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से, ये तो हमें फिनिश करना ही है। आई विल ट्राई कि इसका वीडियो एक अलग बन जाए, और ये यूपी जोग्राफिकल लोकेशन से हम अलग अलग वीडियोस में करें, लाइक जोग्राफी इन अलग वीडियो, और हिस्ट्री पूरा तो एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, पर ज्योग्राफी के वीडियोस अलग, हिस्ट्री के अलग, ऐसा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।